प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक मछुआरा अपनी छोटी नाव लेकर मछली पकड़ने गया। जैसे ही उसने समुद्र में जाल फेंका, कुछ ही पल बाद समुद्र की गहराई से एक बेहद ताकतवर खिंचाव महसूस हुआ। जाल इतनी जोर से खिंचा कि संतुलन बिगड़ गया और मछुआरा सीधे समुद्र में गिर पड़ा। लेकिन वह तुरंत नाव पर वापस नहीं चढ़ा, क्योंकि वही जाल उसकी रोजी रोटी था। अपनी जान की परवाह किए बिना वह उस दिशा में तैरने लगा जहां उसका जाल गायब हुआ था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि समुद्र की शांत सतह के नीचे एक ऐसा खतरा छिपा है जिसे इंसान आज तक समझ ही नहीं पाया। नीचे जाकर उसने देखा कि जाल बस चट्टानों में फंसा हुआ है। वह जल्दी से चाकू निकालकर जाल काटने लगा, लेकिन उसे यह बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि आसपास का पानी धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। जब उसे कुछ अजीब लगा तो उसने ऊपर देखा और यह देखकर उसकी सांस रुक गई। उसके सिर के ऊपर लाखों समुद्री मछलियां जमा हो चुकी थीं। चारों तरफ मछलियों का झुंड था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस बार शिकारी और शिकार की जगह बदल चुकी थी और आगे उस मछुआरे के साथ क्या हुआ यह समझना मुश्किल नहीं, लेकिन असली डरावनी कहानी अब शुरू होने वाली थी। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक विशाल किलर व्हेल की लाश बहकर आई। उसके शरीर पर गहरे और खतरनाक घाव थे। स्पष्ट था यह प्राकृतिक मौत नहीं थी। समुद्री वैज्ञानिकों को शक हुआ कि शायद मछुआरों ने हमला किया है, लेकिन जब बंदरगाह पर पूछताछ हुई तो सच्चाई बिल्कुल उलटी निकली। मछुआरों ने बताया कि व्हेल ने खुद उनकी नावों पर हमला शुरू किया था। जान बचाने के लिए उन्हें हथियार उठाने पड़े, लेकिन यह बात समझ से बाहर थी, क्योंकि किलर व्हेल हमेशा झुंड में रहती हैं और कभी अकेले उथले पानी में हमला नहीं करती। व्हेल विशेषज्ञ किट इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। उसे एक और अजीब बात परेशान कर रही थी। हर साल इस मौसम में हजारों हम्पबैक व्हेल इस इलाके में आती थीं, लेकिन इस बार एक भी व्हेल दिखाई नहीं दी। अगले ही दिन सोनार मशीन में अचानक बड़ी संख्या में व्हेल दिखाई दी। किट तुरंत अपनी स्पीड बोट लेकर उनके पास पहुंच गया और आवाज रिकॉर्ड करने वाला यंत्र समुद्र में डाल दिया। हेडफोन में व्हेल की आवाज सुनकर उसका डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन तभी एक विशाल हम्पबैक व्हेल अचानक उसकी नाव के पास आ गई। वह ऐसे रुकी जैसे जानबूझकर किट को देख रही हो। उसकी ठंडी नजरें देखकर किट के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ सेकंड बाद व्हेल वापस गहरे समुद्र में चली गई, लेकिन तभी किट ने देखा दूर समुद्र में किलर व्हेल का झुंड तेजी से एक टूरिस्ट जहाज की तरफ बढ़ रहा था। कल की घटना याद आते ही किट को खतरे का अंदेशा हो गया। वह तुरंत बोट घुमाकर टूरिस्ट जहाज की ओर भागा। उधर पर्यटक बेखबर थे। वे खुशी से समुद्र में उछलती व्हेल देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि एक विशाल व्हेल चुपचाप उनकी नाव के नीचे पहुंच चुकी है। अचानक वह पूरी ताकत से ऊपर उछली। पहाड़ जैसी विशाल व्हेल पानी से बाहर निकली और अगले ही पल पूरा जहाज दो टुकड़ों में टूट गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी व्हेल ने लोगों पर हमला नहीं किया। वह तुरंत वहां से चली गई, क्योंकि असली शिकारी अब आ रहे थे। किलर व्हेल का झुंड पूरी रफ्तार से डूबते लोगों की ओर बढ़ रहा था। स्थिति समझते ही किट ने अपनी बोट तेज कर दी और लोगों को बचाने लगा। लोग जान बचाने के लिए पागलों की तरह तैरने लगे, लेकिन इंसान व्हेल से तेज नहीं तैर सकता। उम्मीद सामने थी, फिर भी कई लोगों को किलर व्हेल गहराई में खींच ले गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि हम्पबैक व्हेल और किलर व्हेल मानो पहले से योजना बनाकर हमला कर रही थीं। उनकी हर चाल बिल्कुल सही समय पर हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की गहराई में कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। यह रहस्य अब विज्ञान की समझ से बाहर था और यहीं से शुरू होती है समुद्र के सबसे खतरनाक सच की खोज। जब मालवाहक जहाज जांच के लिए बंदरगाह पहुंचा तो असली कारण सामने आया। जहाज का कंट्रोल सिस्टम खराब नहीं हुआ था। असल में जहाज का रडर लाखों समुद्री जीवों से पूरी तरह जाम हो चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, समुद्र में निकलने से पहले जहाज का निचला हिस्सा बिल्कुल साफ था और इन जीवों की बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज नहीं होती कि सिर्फ 18 दिनों में करोड़ों की संख्या में फैल जाए। यह देखकर वैज्ञानिक किट पूरी तरह हैरान रह गया। अब मामला सामान्य नहीं लग रहा था, इसलिए उसने उन जीवों के कुछ सैंपल लेकर लैब में जांच करने का फैसला किया और यहीं से पूरी सच्चाई सामने आने लगी। जांच में पता चला उन जीवों के शरीर के अंदर एक ऐसी अजीब फंगस मौजूद थी जिसे विज्ञान ने पहले कभी नहीं देखा था। सिर्फ शक दूर करने के लिए किट ने समुद्र किनारे मिली मरी हुई किलर व्हेल का भी पोस्टमार्टम किया, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी सोच ही बदल दी। उसी तरह की फंगस व्हेल के दिमाग के अंदर भी मौजूद थी। अब यह नामुमकिन था, क्योंकि व्हेल एक स्तनधारी जीव है और ये छोटे समुद्री जीव बिल्कुल अलग प्रजाति के। दोनों में एक जैसी फंगस होना प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। अब किट को
समझ आया यही फंगस समुद्री जीवों को बदल रही है और शायद व्हेल को पागल भी बना रही है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए किट ने उन सभी जगहों को मैप पर जोड़ा जहां व्हेल ने जहाजों पर हमला किया था। लेकिन जब सभी लोकेशन जुड़ी तो एक डरावना पैटर्न सामने आया। वो सभी जगहें व्हेल के माइग्रेशन रूट यानी उनके सफर का रास्ता थी, मतलब साफ था इस रहस्यमयी फंगस का स्रोत उसी रास्ते में कहीं मौजूद है। अगले ही दिन किट और उसकी टीम व्हेल के झुंड का पीछा करने निकल पड़े। खतरे से बचने के लिए उन्होंने इंतजार किया जब व्हेल गहरी नींद में थीं। फिर किट धीरे धीरे समुद्र की गहराई में उतरा। उसके सामने विशाल व्हेल उल्टी लटकी हुई शांत तैर रही थीं। इतनी बड़ी जीवों के बीच किट का डर बढ़ता जा रहा था। वह हर हरकत बेहद सावधानी से कर रहा था। लेकिन तभी जैसे ही वह एक व्हेल पर ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला था, पूरा व्हेल झुंड अचानक जाग गया। उसका दिल मानो रुक गया। लेकिन अजीब बात यह थी, व्हेल ने हमला नहीं किया। वे सभी अचानक तेजी से समुद्र की सतह की ओर तैरने लगीं। ऊपर मौजूद टीम ने तुरंत बोट स्टार्ट की। किट ने अपने सारे भारी उपकरण उतारे और पूरी ताकत से ऊपर तैरने लगा। आखिरकार हमले से कुछ सेकंड पहले वह बोट पर चढ़ने में सफल हो गया और टीम तुरंत वहां से भाग निकली। कुछ दिनों बाद ट्रैकिंग कैमरा समुद्र में तैरता मिला। किट ने बिना समय गंवाए वीडियो कंप्यूटर में चलाया, लेकिन जो रिकॉर्ड हुआ था वह किसी डरावने सपने जैसा था। व्हेल इधर उधर नहीं घूम रही थीं। वे लाइन बनाकर सीधे गहरे समुद्र में उतर रही थीं, जबकि व्हेल हर 10 मिनट में सांस लेने सतह पर आती है। इतनी गहराई में जाना उनके लिए असंभव था। इसका मतलब सिर्फ एक था, नीचे कुछ ऐसा था जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। और फिर कैमरे में दिखाई दी समुद्र की गहराई में चमकती एक रहस्यमयी सफेद रोशनी। वह रोशनी अजीब आवाजें निकाल रही थी। व्हेल उसके पास पहुंचकर शांत खड़ी हो गईं, मानो किसी शक्ति की पूजा कर रही हों। वैज्ञानिक पूरी तरह उलझ गए, क्योंकि इतनी गहराई में लगातार चमकने वाला कोई जीव आज तक नहीं मिला था। लेकिन उन्हें नहीं पता था, कुछ दिन पहले इस रोशनी ने एक और भयानक घटना को जन्म दिया था। एक रिसर्च जहाज के नीचे अचानक समुद्र का पानी उबलने लगा। अजीब आवाजें गूंजने लगीं। पूरा जहाज जोर जोर से कांपने लगा और देखते ही देखते बिल्कुल सही हालत में मौजूद जहाज सीधे समुद्र में डूब गया। कोई विस्फोट नहीं, कोई टक्कर नहीं, बस गायब। जब रेस्क्यू फुटेज देखी गई तो डूबे जहाज के चारों तरफ वही सफेद रोशनी घूम रही थी और कान फाड़ देने वाली आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं। यह दृश्य देखकर अनुभवी वैज्ञानिक भी डर गए। लेकिन असली सुराग मिला इंटर्न केली को। उसे अपनी दोस्त का दुर्घटना से पहले भेजा गया वीडियो मिला। वीडियो के आखिरी हिस्से में खिड़की के बाहर धीरे धीरे वही सफेद रोशनी उभर रही थी और यहीं से समुद्र का सबसे खतरनाक रहस्य सामने आने वाला था। वीडियो में दिखाई दे रही वह रहस्यमयी रोशनी समुद्र की गहराई में दिखी रोशनी से बिल्कुल मिलती जुलती थी। और सबसे डरावनी बात, दोनों जगह एक जैसी तेज और कान चुभाने वाली आवाज भी सुनाई दे रही थी। अब केली को शक यकीन में बदलता हुआ महसूस हुआ। सच्चाई जानने के लिए उसने वीडियो की आवाज और समुद्र से रिकॉर्ड हुई आवाज को अलग अलग निकालकर उनकी तुलना की। जब दोनों ऑडियो को मिलाया गया तो परिणाम देखकर उसके होश उड़ गए। दोनों आवाजें लगभग एक जैसी थीं। अब केली समझ चुकी थी जहाज का डूबना कोई हादसा नहीं था, उसके पीछे यही रहस्यमयी घटनाएं जिम्मेदार थीं। बिना देर किए उसने तुरंत पुराने प्रोफेसर से संपर्क किया और अपने सारे सबूत उन्हें दिखाए। लेकिन यह सब उनकी सोच से परे था। जिद्दी प्रोफेसर ने केली की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि समुद्र में कोई अलौकिक शक्ति मौजूद नहीं हो सकती और इसी बात को लेकर दोनों के बीच जोरदार बहस हो गई। आखिरकार दोनों गुस्से में अलग हो गए। लेकिन पास में मौजूद प्रोफेसर निशितानी ने इस बात को गंभीरता से लिया। घर पहुंचने के बाद उन्हें अपने छात्र किट से एक रिसर्च वीडियो मिला। जब उन्होंने तुलना की तो उसमें दिख रही सफेद रोशनी और अजीब आवाजें केली की खोज से बिल्कुल मिलती थीं। टेस्ट करने पर यह बात पूरी तरह सही साबित हुई। अब महिला प्रोफेसर को एहसास हुआ कि उन्होंने केली पर शक करके गलती की, लेकिन उनका अहंकार उन्हें माफी मांगने नहीं दे रहा था। इसलिए जब वह वैश्विक समुद्री सम्मेलन में जाने लगी तो रास्ते में उन्होंने वीडियो केली को सौंप दिया और उसकी खोज को स्वीकार कर लिया। दोनों के रिश्ते भी धीरे धीरे सामान्य होने लगे और अब सच्चाई पहले से ज्यादा करीब थी। लेकिन तभी इतिहास की सबसे बड़ी आपदा शुरू हो गई। एक लैब में काम कर रहा वैज्ञानिक अचानक देखता है कि सभी लोगों के मोबाइल फोन एक साथ बजने लगे। जब उसने स्क्रीन देखी तो वहां सुनामी की आपात चेतावनी दिखाई दे रही थी और चेतावनी वाले 3 शहरों में केली का शहर भी शामिल था। घबराकर उसने तुरंत केली को फोन किया, लेकिन केली प्रोफेसर को हेलीकॉप्टर तक छोड़ने गई थी और अपना फोन साथ नहीं लाई थी। खुशकिस्मती से उड़ान भरने से ठीक पहले
प्रोफेसर को रिसर्च सेंटर से सूचना मिल गई और सुनामी आने से कुछ ही मिनट पहले उन्होंने केली को वहां से निकाल लिया। कुछ ही पलों में केली का समुद्र किनारे बना स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया। वह डर से कांप उठी, लेकिन कम से कम उसकी जान बच गई थी। दूसरे शहरों के लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। पहले हजारों समुद्री पक्षी घबराकर जमीन की ओर उड़ने लगे, फिर समुद्र का पानी अचानक पीछे हटने लगा। जो लोग सुनामी के बारे में जानते थे वे समझ गए यह विनाश का संकेत है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। जिसके पास गाड़ी थी वह पूरी रफ्तार से भागा, जिसके पास कुछ नहीं था वह पैदल ही दौड़ पड़ा। लेकिन समुद्र के गुस्से के सामने सब बेकार साबित हुआ। लगातार 3 तटीय देशों पर सुनामी ने हमला कर दिया। पूरी दुनिया हिल गई। तुरंत वैश्विक समुद्री संगठन ने आपात बैठक बुलाने का फैसला किया। बैठक के दौरान एक वायरस वैज्ञानिक ने ऐसी बात कही जिसने सभी वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया। उन्हें एहसास हुआ सुनामी असली खतरा नहीं है, उससे भी ज्यादा भयानक कुछ और तेजी से फैल रहा है। उसी समय एक अजीब घटना घटी। एक पिंजरे में कोई चारा नहीं था, फिर भी एक लॉबस्टर खुद अंदर चला गया, मानो जानबूझकर खुद को पकड़ा रहा हो। वह समुद्री बाजार पहुंचा जहां एक शेफ ने उसे खरीद लिया। लेकिन जब शेफ उसे काटने लगा तो उसके शरीर से अजीब सा तरल पदार्थ निकलने लगा। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, अचानक लॉबस्टर ने हमला कर दिया। शेफ घायल हो गया। मामला संभालने के लिए उसने अपने सहायक को बुलाया। सहायक ने आगे लॉबस्टर एक महिला प्रशिक्षु को दे दिया, लेकिन उसे पीसते समय वह भी घायल हो गई। उसे लगा यह मामूली चोट है और लॉबस्टर को नाली में बहा दिया गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी गलती पूरे शहर के लिए मौत का कारण बनने वाली है। उसी रात शेफ को अचानक कमजोरी महसूस हुई। घर जाते समय वह सड़क पर गिर पड़ा। उसके मुंह से काला खून निकला और वहीं उसकी मौत हो गई। अगले दिन सहायक भी गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों को बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी। वे सिर्फ देखते रहे और मरीज दर्द में मर गया। अब सच्चाई जानने के लिए डॉक्टर अन्ना सीधे रेस्टोरेंट मैनेजर के पास पहुंची, लेकिन उसे भी सिर्फ इतना पता था उस दिन एक अजीब लॉबस्टर आया था और उसके संपर्क में आने वाले 2 लोग मर चुके थे। अब कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ ले लिया था। रेस्टोरेंट की बची हुई आखिरी प्रशिक्षु लड़की भी आज सुबह बीमार होने की वजह से छुट्टी लेकर घर चली गई थी। यह सुनते ही डॉक्टर अन्ना तुरंत उसके घर का पता लेकर वहां पहुंची, लेकिन वहां जो दृश्य था उसे देखकर वह सन्न रह गई। लड़की की मौत हो चुकी थी और उसकी हालत भी बाकी दोनों लोगों जैसी ही थी। अब यह साफ हो चुका था, बीमारी की असली वजह वही रहस्यमयी लॉबस्टर था। सच्चाई जानने के लिए अन्ना तुरंत लैब पहुंची। उसने मृत सहायक के खून की एक बूंद कांच की प्लेट पर रखी, फिर अपने हाथ की उंगली काटकर अपना खून भी उसमें मिला दिया। जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो अन्ना के रोंगटे खड़े हो गए। खून के अंदर समुद्र में पाए जाने वाले खतरनाक बैक्टीरिया तेजी से खून की कोशिकाओं को नष्ट कर रहे थे। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में स्वस्थ कोशिकाएं खत्म हो रही थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, मानव शरीर में इन समुद्री बैक्टीरिया से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता होती है और इतिहास में ऐसा कोई बैक्टीरिया दर्ज नहीं था जो इंसानों को इतनी जल्दी मार सके। लेकिन यह बैक्टीरिया अलग था। यह सफेद रक्त कोशिकाओं के हमले से भी बच रहा था और जैसे ही मानव खून से मिल रहा था, जहरीला पदार्थ बना रहा था। अन्ना को राहत थी कि उसने समय रहते इसे पहचान लिया, क्योंकि अगर यह फैल गया तो पूरी मानव सभ्यता खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि संक्रमण पहले ही शहर में फैल चुका था। शहर के एक कार वॉश सेंटर में एक कर्मचारी अचानक कमजोर पड़ गया। कुछ ही सेकंड में उसके मुंह से काला खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन सबसे अजीब बात, इनमें से किसी ने भी समुद्री खाना नहीं खाया था। तभी अन्ना को रेस्टोरेंट मैनेजर की बात याद आई। लॉबस्टर को कचरा पीसने वाली मशीन में डाल दिया गया था। मतलब बैक्टीरिया सीधे नालियों के रास्ते शहर की पानी सप्लाई में पहुंच चुका था। यह सुनकर उसके सहायक का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि सिर्फ एक फोन कॉल के दौरान ही मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी थी। अन्ना ने तुरंत फ्रांस के रोग नियंत्रण केंद्र से संपर्क किया। उसने सलाह दी लोगों को सिर्फ उबला हुआ पानी पीने को कहा जाए और पूरे देश में समुद्री मछली पकड़ना तुरंत बंद किया जाए। लेकिन यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकता था और क्योंकि दूसरे समुद्री भोजन में अभी संक्रमण नहीं मिला था, सरकारी अधिकारियों ने अन्ना की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें क्या पता था कि असली डर अब शुरू होने वाला है। दुनिया के दूसरे कोने में दक्षिण अफ्रीका के समुद्र तट पर एक अजीब घटना घट रही थी। खाली पड़े समुद्र किनारे पर अचानक लाखों गुलाबी केकड़े धरती पर निकल आए। पूरा तट चलती हुई लाल जमीन जैसा दिखने लगा। एक युवक ने खतरा समझते हुए अपनी प्रेमिका को पकड़ा और बाइक की ओर भागा। पूरी ताकत से बाइक दौड़ाई, लेकिन देर हो चुकी थी। केकड़ों ने पूरे शहर को घेर लिया था। भागते समय बाइक फिसल गई। दोनों जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही पलों में केकड़ों की भीड़ ने उन्हें निगल लिया। देखते ही देखते
पूरा शहर केकड़ों से भर गया और ऐसी घटनाएं दुनिया के कई देशों में होने लगी। जब अन्ना ने यह खबर देखी तो उसे सब कुछ जुड़ा हुआ लगा। पहले लॉबस्टर, अब केकड़े, और दोनों में एक जैसा घातक संक्रमण। अगले दिन अन्ना ने केकड़ों के नमूने मंगवाए। उनका पेट काटकर अंदर का तरल निकाला गया। जब उसे इंसानी खून के साथ मिलाया गया तो परिणाम चौंकाने वाला था। केकड़ों में मौजूद बैक्टीरिया लॉबस्टर वाले बैक्टीरिया से बिल्कुल समान था, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। इन केकड़ों की आंखें ही नहीं थीं, मतलब वे गहरे समुद्र में रहने वाले जीव थे जो सामान्य परिस्थितियों में जमीन पर जिंदा रह ही नहीं सकते। फिर वे इंसानों पर हमला कैसे कर रहे थे? अन्ना समझ नहीं पा रही थी। तभी उसके सहायक ने एक धार्मिक कहानी का जिक्र किया जहां भगवान ने मानव पापों की सजा देने के लिए प्रकृति को हथियार बना दिया था। पहले अन्ना ने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा शायद यह सजा है। जरूरी नहीं कि कोई भगवान हो, लेकिन समुद्र में मानव से भी ज्यादा बुद्धिमान कोई जीवन मौजूद हो सकता है। जैसे इंसान जानवरों को नियंत्रित करता है, वैसे ही कोई अज्ञात शक्ति समुद्री जीवों को नियंत्रित कर रही थी। और अगर यह सच था तो इंसान अब इस ग्रह का मालिक नहीं रहा। अब अन्ना को यकीन हो चुका था कि समुद्र में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी बातों के पीछे कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं था। इसलिए सरकार ने उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। तब अन्ना ने फैसला किया वह अपनी बात दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक समुद्री संरक्षण सम्मेलन में रखेगी। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां के वैज्ञानिक उसकी बात समझ पाए, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए नए वायरस का मिलना कोई नई बात नहीं थी। जैसे ही अन्ना ने कहा कि समुद्री जीव जानबूझकर इंसानों के पानी को संक्रमित कर रहे हैं, पूरा हॉल शांत हो गया। कुछ लोग हंसना चाहते थे तो कुछ डर भी गए, क्योंकि उनके अनुसार एक साधारण केकड़ा इंसानों के खिलाफ योजना कैसे बना सकता है। अन्ना ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन समिति के सदस्य अब भी शक में थे। हालांकि अन्ना की यह कोशिश पूरी तरह बेकार नहीं गई। टीवी पर यह सम्मेलन देख रहे कुछ समुद्री वैज्ञानिक उसकी बात पर विश्वास करने लगे, क्योंकि उनके साथ भी अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। जहाजों पर अचानक व्हेल के हमले, कई देशों में एक साथ आई सुनामी, बिना नुकसान के डूबते रिसर्च जहाज और गहरे समुद्र में दिखने वाली रहस्यमयी सफेद रोशनी, इन सब घटनाओं का आपस में संबंध था। तभी प्रोफेसर निशितानी ने तुरंत अन्ना से संपर्क किया। उन्होंने उन सभी वैज्ञानिकों को एक साथ बुलाया जिन्होंने ऐसी रहस्यमयी घटनाएं देखी थीं, लेकिन उनकी नई थ्योरी पूरी विज्ञान दुनिया को चुनौती दे रही थी। अगर वे गलत साबित हुए तो सभी वैज्ञानिकों की इज्जत और करियर खत्म हो सकता था। डर के कारण सबसे वरिष्ठ महिला प्रोफेसर टीम छोड़कर चली गई। अब समस्या यह थी, उसके बिना उनकी रिसर्च भरोसेमंद नहीं मानी जाती और बिना भरोसे के समुद्री संगठन उन्हें पैसा नहीं देने वाला था। फिर भी समय बहुत कम था, इसलिए निशितानी ने हिम्मत जुटाई और समिति से फंड की मांग की। उन्होंने उस रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव का नाम रखा ईल। उनका उद्देश्य था उस जीव से लड़ना नहीं, बल्कि उससे संपर्क करना, क्योंकि इंसानों के पास उससे मुकाबला करने की ताकत ही नहीं थी। लेकिन सबूत कम होने के कारण समिति ने उनकी फंडिंग तुरंत खारिज कर दी। तभी एक जापानी शिपिंग कंपनी के मालिक ने उनकी बात सुनी और चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने कहा वह इस मिशन को खुद फंड करेगा, क्योंकि अगर समुद्र नाराज हुआ तो सबसे पहले जहाज उद्योग ही खत्म होगा। अब टीम के पास पैसा था और मिशन शुरू हो गया। वैज्ञानिकों की टीम रिसर्च जहाज में बैठकर उत्तर ध्रुव की ओर निकल पड़ी, क्योंकि जांच में पता चला था ईल की आवाज सबसे ज्यादा उत्तर और दक्षिण ध्रुव के पास सुनाई देती है और पिघलती बर्फ की वजह से उत्तर ध्रुव पहुंचना आसान था। अब सवाल था उस जीव से संपर्क कैसे किया जाए। टीम की ध्वनि विशेषज्ञ ने एक अनोखा तरीका चुना। उन्होंने ईल की आवाज में मानव बच्चे के रोने की आवाज मिला दी, ताकि वह जीव समझ सके कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही जहाज ईल के क्षेत्र में पहुंचा, समुद्र की गहराई में यह आवाज भेजी गई। उधर केली और एक नाविक पनडुब्बी लेकर समुद्र की गहराई में उतर गए। लेकिन कुछ ही देर बाद केली ने सोनार स्क्रीन पर देखा बहुत बड़ी संख्या में अज्ञात जीव उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। चारों तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा था। तभी समुद्र की गहराई से एक आवाज सुनाई दी, मानो ईल ने जवाब दिया हो। पूरी टीम उत्साहित हो गई, लेकिन अगले ही पल जहाज के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब होने लगे। पनडुब्बी का संपर्क मदरशिप से टूट गया। कप्तान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। सोनार पर सैकड़ों जीव तेजी से करीब आ रहे थे। उसने तुरंत आदेश दिया, आवाज प्रसारण बंद करो। उधर पनडुब्बी में नाविक ने मिशन रोककर वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन केली अभी भी इंतजार करना चाहती थी। वह जानना चाहती थी आखिर अंधेरे में क्या छिपा है। नाविक ने जोखिम उठाया और सहमति दे दी। सावधानी के लिए उसने पनडुब्बी की सारी लाइट बंद कर दी। अब चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा था। समुद्र शांत था। समय बीतता गया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। और तभी
यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक खुलासा शुरू होने वाला है। लंबे समय तक समुद्र की गहराई में बंद रहने की वजह से नाविकों के मन में डर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। जब केल्ली ने वापस लौटने का कोई इरादा नहीं दिखाया तो एक नाविक ने तुरंत फैसला लिया। उसने पनडुब्बी की सारी लाइटें चालू कर दी और गहरे समुद्र से निकलकर मुख्य जहाज की तरफ लौटने लगा। जैसे जैसे पनडुब्बी मां जहाज के पास पहुंचने लगी वैसे वैसे संचार प्रणाली भी फिर से काम करने लगी। यह देखकर सभी लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी केल्ली ने पानी के अंदर एक अजीब सी सफेद चमक देखी। उसे लगा शायद यह सिर्फ कांच पर पड़ रही रोशनी का असर होगा, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर असली डर तो अभी बाकी था। टीम की सदस्य शाओमेई जब अकेली पनडुब्बी के केबिन में थी तब उसने पानी के टैंक में चारों तरफ फैली हुई सफेद रोशनी देखी। शुरुआत में उसे यह बहुत दिलचस्प लगा, लेकिन अगले ही पल पूरे जहाज की लाइटें तेजी से झिलमिलाने लगीं। अब उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगा। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद बिजली व्यवस्था फिर से सामान्य हो गई। इसके बाद कप्तान ने कैमरे में देखा कि शाओमेई बेहोश पड़ी हुई है। डॉक्टर एना ने जांच की तो पता चला कि उसके सिर पर जोरदार चोट लगी है, जिससे दिमाग में खून बहने लगा था। एना के लिए यह इलाज आसान था, लेकिन इलाज के दौरान उसने देखा कि शाओमेई के हाथों पर लाल धब्बे तेजी से फैल रहे हैं। सच जानने के लिए एना ने उसकी रीढ़ की हड्डी का द्रव जांच के लिए निकाला और रिपोर्ट देखकर उसके होश उड़ गए। शाओमेई के शरीर में वही तत्व मौजूद था जो केकड़े के शरीर में पाया जाता है। इसका मतलब साफ था, रहस्यमयी जीव इल अब जहाज के अंदर आ चुका था और उसका शाओमेई से सीधा संपर्क हुआ था। यह सुनते ही केल्ली को अचानक याद आया कि जहाज में प्रवेश करते समय उसने वही सफेद रोशनी देखी थी, लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता था कि इल इंसान के शरीर में क्यों गया। तुरंत कप्तान ने आदेश दिया पनडुब्बी के केबिन को पूरी तरह बंद कर दिया जाए और कोई भी वहां अकेले न जाए। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। केल्ली जब निगरानी कर रही थी तब उसने देखा कि पानी के टैंक में मौजूद इल अचानक तेज रोशनी छोड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वह अपना आकार बदलने लगा। पहले वह समुद्री तारे जैसा बना, फिर स्टिंगरे, फिर शार्क और आखिर में विशाल ऑक्टोपस का रूप ले लिया। यह देखकर मॉनिटर के सामने खड़े सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सभी जीव समुद्र के प्राचीन जीव थे, जिन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इस खोज के बाद मिशन को पैसा देने वाला व्यक्ति भी बेहद उत्साहित हो गया और उस रहस्यमयी जीव को खुद देखना चाहता था। तभी टीम की एक वैज्ञानिक ने बताया कि इल द्वारा निकाली गई आवाजों को विश्लेषण करने पर एक अजीब नक्शा मिला है। वह नक्शा था आज से लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले की पृथ्वी का। यानी इल के पास करोड़ों वर्षों की यादें मौजूद थीं। मानो वह इंसानों को चेतावनी दे रहा हो कि समुद्र इंसानों से कहीं ज्यादा पुराना है और इंसानों को यहाँ मनमानी करने का अधिकार नहीं है। हालांकि यह चेतावनी जैसी बात थी, लेकिन क्योंकि शाओमेई अभी जीवित थी, केल्ली को लगा कि इल इंसानों का दुश्मन नहीं है। आगे अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने पानी के टैंक से थोड़ा समुद्री पानी निकाला और एना को जांच के लिए दिया। लेकिन प्रयोग के दौरान एना ने एक हैरान कर देने वाली खोज की। एक साधारण धातु ग्रीन कॉपर एल को मार सकती थी। अब इंसानों के पास उस शक्तिशाली जीव का सामना करने का तरीका था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि पहले टैंक में इसका परीक्षण किया जाए और फिर समुद्र में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन निशिगाया ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि दोस्ताना दिख रहे जीव के खिलाफ युद्ध शुरू करना गलत होगा। अगर ईल के खत्म होने से समुद्री संतुलन बिगड़ गया तो समुद्र के साथ साथ इंसान भी खत्म हो सकते हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक उसकी बात से सहमत थे, लेकिन पैसे देने वाली टीम पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आखिरकार एना ने बीच का रास्ता चुना। पहले टैंक में परीक्षण किया जाएगा, फिर आगे फैसला होगा। निशिगाया जानती थी कि यह फैसला इल के साथ बने विश्वास को तोड़ सकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद एना ने एक नाविक के साथ मिलकर ग्रीन कॉपर की सिर्फ एक बूंद पानी के टैंक में डाल दी। जैसे ही वह बूंद पानी में घुली, इल तेज सफेद रोशनी से चमकने लगा। पूरा जहाज कांपने लगा और सबकी डरी हुई आंखों के सामने इल का नीला शरीर धीरे धीरे बदलकर पूरी तरह काला हो गया। अब कुछ भयानक होने वाला था। तेज और डरावनी आवाज अचानक बंद हो गई, लेकिन उसी पल पूरे जहाज की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। जब एना होश में आई तो उसने देखा कि एक नाविक पानी के टैंक में बिना हिले डुले तैर रहा है। उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह मर चुका था। अभी जो भयानक ध्वनि तरंग फैली थी उसने जहाज की लगभग सारी मशीनों को बेकार कर दिया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, जहाज अब भी चल रहा था और सीधा नहीं बल्कि तिरछा खिसकते हुए आगे बढ़ रहा था। सब लोग घबराकर डेक पर पहुंचे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। समुद्र में अनगिनत इल मौजूद थे और वे सभी मिलकर पूरे जहाज को खींच रहे थे, सीधे सामने खड़े विशाल हिमखंड की तरफ। तभी टीम की वैज्ञानिक ने समझ लिया
मरते समय ईल की चीख समुद्र में फैल गई होगी और अब उसके साथी बदला लेने आए हैं। यह सुनते ही सबके दिल बैठ गए। कप्तान ने हार मानने से इनकार किया। उसने सुझाव दिया कि पूरा ग्रीन कॉपर समुद्र में डाल दिया जाए, लेकिन निशिगाया ने तुरंत विरोध किया। उसने कहा, समुद्र में लगभग 13 अरब 50 करोड़ खरब लीटर पानी है। पूरी मानव जाति मिलकर भी इतना ग्रीन कॉपर नहीं बना सकती, यानी लड़ाई जीतना नामुमकिन था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, ईल से समझौता। निशिगाया का मानना था कि ईल इंसानों को दुश्मन समझ रहा है। अगर उन्हें यह समझा दिया जाए कि इंसान भी समुद्र का ही हिस्सा है तो शायद हमला रुक सकता है। इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। मरे हुए नाविक के शरीर में ईल के कोशिकाएं डालकर उसे समुद्र में छोड़ दिया जाए, ताकि ईल देख सके कि इंसान और वह एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसी को पनडुब्बी लेकर ईल के बेहद करीब जाना होगा, और यह जोखिम भरा काम केल्ली ने खुद उठाया। उधर समय तेजी से खत्म हो रहा था, क्योंकि ईल जहाज को हिमखंड से टकराने वाला था। इतना ही नहीं, उन्होंने चारों तरफ छोटे छोटे हिमखंड लाकर जहाज को घेर लिया। अब बचने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था। जल्दी जल्दी योजना शुरू की गई। केल्ली गहरे समुद्र में उतर गई, जबकि जहाज पर मौजूद टीम इंसानों के विकास की आवाजें और चित्र प्रसारित करने लगी, जिससे ईल समझ सके कि इंसान भी समुद्री जीवों से ही विकसित हुए हैं, यानी सबका पूर्वज एक ही है। आखिरकार केल्ली सुरक्षित ईल के झुंड तक पहुंच गई, लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। नाविक की मौत को काफी समय हो चुका था। उसकी कोशिकाएं लगभग नष्ट हो चुकी थीं। केल्ली को डर था कि अगर ईल ने इसे अस्वीकार कर दिया तो स्थिति और भयानक हो सकती है। तभी उसने एक चौंकाने वाला फैसला लिया, वह खुद प्रयोग बनेगी। निशिगाया ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि पनडुब्बी से बाहर निकलते ही गहरे समुद्र का दबाव इंसान को तुरंत मार सकता था। लेकिन केल्ली को अंदर से अजीब सा विश्वास था कि वह नहीं मरेगी। उसने बिना किसी की बात सुने संचार बंद कर दिया और ईल को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। फिर उसने पनडुब्बी का दरवाजा खोल दिया। बर्फ जैसा ठंडा समुद्री पानी तेजी से अंदर भरने लगा, जब तक कि वह पूरी तरह पानी में डूब नहीं गई। तभी कुछ चमत्कारी हुआ। ईल ने खुद पनडुब्बी के अंदर प्रवेश किया और केल्ली को धीरे धीरे बाहर ले आया। उसने केल्ली को पूरी तरह अपने प्रकाश में लपेट लिया। उस पल केल्ली का शरीर चमकने लगा, मानो कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सुरक्षित सो रहा हो। उसी समय जहाज पर मौजूद लोगों ने देखा, चारों तरफ के हिमखंड धीरे धीरे हटने लगे। सबको लगा केल्ली ने अपनी जान देकर ईल को शांत कर दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ईल के साथ मिलते ही केल्ली का शरीर पूरी तरह बदल चुका था। जब वह दोबारा दिखाई दी तो समुद्री लहरें उसे उत्तर ध्रुव के एक रहस्यमयी काले समुद्र तट पर ले आई थीं। अब उसके अंदर गहरे समुद्र में जीवित रहने की शक्ति आ चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे पहले एक केकड़ा ईल के संपर्क में आने के बाद जमीन पर जीवित रह पाया था। शायद इसी वजह से केल्ली को पहले से यकीन था कि वह मरेगी नहीं।